हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अधिगम। आज हम हमारी सीरीज का ह्यूमन बॉडी सीरीज का थर्ड लेक्चर कवर करने जा रहे हैं, जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो ब्लड होगा। ब्लड की जितने भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट होगा हार्ट। ठीक है, हार्ट की फंक्शनिंग को हम अच्छे से समझेंगे। अब ये जो पार्ट 1 है जिसमें हम ब्लड के बारे में समझेंगे, इसको लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा कि अगर आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, मान लो आपका ब्लड ग्रुप ए है, तो आप सिर्फ ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले पाएंगे या फिर ओ से ले पाएंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर के बाद समझेंगे कि आखिर ऐसा है ही क्यों, मैं बाकी सभी व्यक्तियों से ब्लड शेयर अपना क्यों नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो वी आर स्टार्टिंग सर्कुलेटरी system. Circulatory system consists of main two topics, blood and the heart, that we will study further. First of all, what is blood? Blood is a liquid fluid present in our body which contain so many substance that we will read in this lecture. Okay, ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? देखिए, सबसे पहले होता है प्लाज्मा। ठीक है, उसके बाद होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड देन फिर कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ठीक है, ये फ्लूइड सब्सटेंस होता है, दैट्स व्हाई वी डिडंट मेंशन इट, क्योंकि ये एक तरह का फ्लूइड सब्सटेंस होता है, उसमें इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स नहीं होते। लेकिन ब्लड के अंदर होती क्या क्या चीज है? प्लाज्मा, मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, प्लाज्मा हमारे ब्लड का कितना पार्ट है? 55%। ठीक है, तो हमारे ब्लड के 55% पार्ट में क्या चीज है? तो प्लाज्मा है। ओके, उसके बाद जो भी बचा है पार्ट, उसमें फ्लूइड मैट्रिक्स आ जाता है जो कि फ्लूइड सब्सटेंस है, और नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? तो वाटर होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और फिर क्या होते हैं? क्लोटिंग फैक्टर्स, और फिर कुछ अदर मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो प्लाज्मा के अंदर वाटर का कंटेंट कितना होता है? लगभग 92% वाटर प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर। ओके, उसके बाद कुछ प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए, हम प्लाज्मा के अंदर अगर बात कर रहे हैं ना, तो हम ब्लड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ब्लड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्लोटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, और भी कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, तो आपको वो चीज मेंशन करनी है। ठीक है, अब प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में 3 तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो कि ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे मान लो फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, अब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का क्या फंक्शनिंग है? ये प्रोटीन देखिए कोगुलेशन ऑफ ब्लड करता है, यानी ब्लड की क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेट सपोज आप कहीं खेलने गए हैं, ठीक है, एंड देन आप गिर गए, और जैसे ही आप गिरे तब आपकी बॉडी में ब्लड आने लगता है। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड आने लगा और थोड़ी देर बाद वो ब्लड आने से रुक गया है। ठीक है, और यहाँ पे एक हल्की सी ब्राउन या फिर डार्क रेड कलर की लेयर प्रेजेंट हो गई है। ठीक है, तो अब ये फिनोमेना जो है, ब्लड को फ्लो होने से रोकना या ब्लड की क्लॉटिंग करना, उसको कोगुलेट कर देना, वो जो फिनोमेना है वो कौन सा प्रोटीन करता है? फाइब्रिनोजेन। तो आपसे पूछा जाए कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लोब्यूलिन्स। अब ग्लोब्यूलिन्स जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कोई भी पार्टिकल, जैसे बैक्टीरिया के फॉर्म में, वायरस के फॉर्म में, अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो ग्लोब्यूलिन्स नाम का जो प्रोटीन है वो क्या करता है? हमारी बॉडी की उस पार्टिकल से रक्षा करता है। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो हम किसका नाम लेंगे? ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन का। नेक्स्ट एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स ऑस्मोटिक बैलेंस हमारी बॉडी में बनाए रखता है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? देखिए, ऑस्मोसिस हम पढ़ते हैं ना
कि कहीं पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रहना चाहिए, कहीं पे लो कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस रहना चाहिए, उसका जो बैलेंस है। तो एल्ब्यूमिन जो क्या करता है, सिंपली आपको याद रखना है, मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन फॉर क्लोटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ग्लोबुलिन्स फॉर डिफेंस एंड एल्ब्यूमिन्स फॉर मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस इन आर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्लोटिंग फैक्टर्स। देखिए हमने बात करी ना फाइब्रिनोजेन की, जो हमारे ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है, वही काम है क्लोटिंग फैक्टर्स का। फाइब्रिनोजेन के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो वही क्लोटिंग फैक्टर भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और भी कुछ अदर चीजें हैं, जैसे मान लो सोडियम हो गया, या कैल्शियम हो गया, या फिर मैग्नीशियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोरीन हो गया, बहुत सारे से सब्सटेंसेस जो कि ब्लड में प्रेजेंट होती हैं, तो उसमें उसको हम कहाँ पे इंक्लूड करेंगे, अदर्स में, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फॉर्म्ड एलिमेंट्स। हमारी बॉडी में कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कुछ टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, ठीक है। अब आरबीसी क्या होती है, इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स या फिर लाल रक्त कोशिकाएं अगर हम हिंदी में बोले तो। अब रेड ब्लड सेल का हमारी हेल्दी बॉडी में काउंट क्या होना चाहिए, तो 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर मिलीमीटर ऑफ क्यूब, ठीक है। तो हमारे ब्लड में इतनी क्वांटिटी में आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी क्या है, हेल्दी बॉडी है, ठीक है। अब आरबीसी एक ऐसी सेल है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है, देखिए मिलियंस में नंबर है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी सेल जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में, बहुत ही एब्यूंडेंट है, तो वो कौन सी सेल है, आरबीसी है, ठीक है। अब आरबीसी कहाँ बनती है, तो एक एडल्ट में आरबीसी रेड बोन मेरो में बनती है, ठीक है। अब व्हाट इज रेड बोन मेरो, देखिए हमने सुना है रेड, हमने सुना है बोन, हमने मैरो नहीं सुना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि व्हाट इज रेड बोन मेरो। देखिए मान लो आपकी कुछ स्पेशल बोन्स होती हैं, उसके अंदर एक इस तरह से स्लिट में रेड बोन मेरो यानी बोन मेरो जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये हमारी बॉडी में आरबीसी प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, आरबीसी, ठीक है। एक और स्पेशल बात है कि हमारी बॉडी में जो आरबीसी हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड है, मतलब हमारी बॉडी के आरबीसी में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर पूछा जाए कि बॉडी की ऐसी सेल जिसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो कौन सी सेल है, आरबीसी है, ओके। कॉन्केव शेप की होती है, ठीक, कैसी होती है, कॉन्केव शेप की। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो वो एक सर्कुलर शेप की दिखेगी, बट अगर हम उसको साइड शेप में देखेंगे, साइड हम उसका देखेंगे तो वो किस तरह से प्रेजेंट होगी, कॉन्केव शेप में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट, आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ना। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर का पिगमेंट है जो कि हमारी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। अब हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शनिंग है, देखिए हीमोग्लोबिन का ये फंक्शनिंग है कि जितनी भी गैसेस हमारी बॉडी में ट्रेवल कर रही है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन है, CO2 है, तो उन जो दोनों गैसेस को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन करता है, आरबीसी करता है। तो आरबीसी इज लाइक अ व्हीकल, ठीक है, फॉर गैसेस। मान लो लंग्स के अंदर आई है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पहुंचना है, तो ये ऑक्सीजन फ्रीली ट्रेवल नहीं करेगी, ये क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बाइन हो जाएगी और पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन का सिंपली फंक्शन है कि जितनी भी गैसेस हैं उनको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवाती है, उनको एक पैसेज प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्प्लीन। अब स्प्लीन क्या है, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मतलब क्या है,
मतलब ये एक ऐसी प्लेस है जहां पर आरबीसी जो है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके बाद जो आरबीसी जाती है वो स्प्लीन के पास जाती है। ठीक है, कोई भी आरबीसी जो है अब अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर चुकी है और वो फिर कहाँ चल जाती है, स्प्लीन के पास चल जाती है। इसलिए स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी की लाइफ साइकिल कितनी होती है, तो 120 डेज समथिंग हमारी आरबीसी की लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, फिर हमारी आरबीसी क्या न्यू बनती जाती है, रेड बॉन मेरो जो है वो नई आरबीसी बनाता रहता है। नेक्स्ट और सेल या फिर नेक्स्ट फॉर्म्ड एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो वो है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, हम इसको ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज ल्यूकोसाइट्स, तो ल्यूकोसाइट्स इज सिंपली डब्ल्यूबीसी। इसका काउंट कंपैरेटिवली लेस है, 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूब ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब WBC दो तरह की होती हैं, एक तो बी सेल्स और टी सेल्स। ठीक है, अब बी सेल्स और टी सेल्स क्या होता है और एक्चुअली में WBC का फंक्शन क्या है हम ये देखते हैं। अब देखिए, मान लो कोई एक बॉडी है जैसे हम हैं, ठीक है, एक लिविंग बॉडी है, एक एडल्ट है, वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रहा है ना, फुटबॉल खेल रहा है जैसे, तो बहुत अच्छे से हमारी उसकी लाइफ को वो एंजॉय कर रहा है। बट वो किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है, मान लो कोई वायरस है वो उस पर अटैक करता है और वो किसी इन्फेक्शन के कांटेक्ट में आ जाता है। देन फिर वो डॉक्टर के पास जाता है और अपना डायग्नोस कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है। ठीक है, क्या कराता है, ब्लड टेस्ट कराता है, तो उसके ब्लड में पाया जाता है कि यू हैव हाई WBC काउंट। ठीक है, उसके ब्लड में हाई WBC काउंट क्यों है, क्योंकि उसको एक इन्फेक्शन हुआ है और जैसे ही इन्फेक्शन हुआ उसकी बॉडी ने वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ा दिया, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करती हैं। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा ना, तो WBC उससे क्या करेगी, फाइट करेगी और उस वायरस और बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। तो अगर मान लो आपको इन्फेक्शन हो गया है तो नेचुरली आपकी बॉडी में WBC क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब दो तरह की WBC है, वैसे बहुत तरह की होती हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स, अग्रैन्युलोसाइट्स, बट इट इज नॉट इन आवर सिलेबस, और सिलेबस में तो हम फिर भी कह सकते हैं लेकिन हमारे एम्बिट में नहीं है, इतना डिटेल में हमें कवर नहीं करना है। पहला है बी सेल्स एंड देन टी सेल्स। देखिए, बी सेल्स क्या है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और टी सेल्स क्या है, बी सेल्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प भी करती है, और दूसरा कुछ सेल्स जो है वो इन्फेक्शन की चपेट में ऑलरेडी आ चुकी है तो उन सेल्स को क्या करती है, खत्म करती है। तो बी सेल्स का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ठीक है, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना बी सेल का फंक्शन है। और टी क्या है, टी सेल्स जो है वो क्या करती है, जो भी इन्फेक्टेड सेल हो चुकी है, मान लो ये सेल जो है वायरस के चपेट में आ चुकी है और इस सेल को अब क्या होना है, खत्म होना है, तो वो कौन करेगी, टी सेल्स करेगी। टी सेल्स को टी हेल्पर सेल भी कहा जाता है क्योंकि बी सेल की भी मदद करती है एंटीबॉडीज को बनाने में। ठीक है, अब व्हाट इज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होती है, हमारी बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाती है अगर कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है, तो उस टाइम हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज भी बढ़ जाती हैं टू फाइट फ्रॉम द इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होती हैं, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो हैं ये सेल फ्रेगमेंट्स है। ठीक है, सेल के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये भी किस काम में आते हैं, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में काम आते हैं। अब देखिए, हमने क्लोटिंग ऑफ ब्लड पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये भी कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। अगर हमें कोई इंजरी हो रही है तो उस टाइम ब्लड की क्लॉटिंग नीडफुल होती है, तो फिर क्या हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स के कारण क्लॉट हो जाता है। ठीक है, डेंगू में अधिकतर हम देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति है जिसको डेंगू हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम अधिकतर सुनते हैं कि यार इस व्यक्ति की प्लेटलेट्स बहुत डाउन जा रही है। तो प्लेटलेट्स डाउन जब उसकी बॉडी की चली जाती है हद से ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में चल जाती है, तो उसकी बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, और वो उसकी लाइफ के लिए, उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंजरियस है, क्योंकि जैसे ही इंटरनल ब्लीडिंग हुई, अब
बॉडी में प्लेटलेट्स तो खत्म हो गई है, तो कोई क्लॉटिंग करने वाला है ही नहीं, तो क्या होता है उस व्यक्ति की ब्लड लॉस के कारण क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है टू क्लॉट द ब्लड। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ ब्लड इज ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप हमें पढ़ना है। देखिए बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, लेकिन हम उसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप्स का क्या फंडा है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप की। अब ए जो ब्लड ग्रुप है, उन व्यक्तियों के सेल्स में क्या होता है, आरबीसी में एक एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको ए एंटीजन कहा जाता है। ठीक है, अब एंटीजन क्या चीज है यार, देखिए एंटीजन एक ऐसा मतलब केमिकल हम बोल दें जो बॉडी में तो प्रेजेंट होता ही है, जो कि क्या करता है, इम्यून रिस्पॉन्स को जगा देता है, स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स। तो एंटीजन की सिंपल डेफिनेशन है, एंटीजन इज अ केमिकल विच कैन स्टिमुलेट और इंड्यूस द इम्यून रिस्पॉन्स, यानी हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को, हमारी इम्यूनिटी को एक्टिवेट कर दे, तो वो क्या है, एंटीजन है। तो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, मतलब उसकी बॉडी की आरबीसी के अंदर, आरबीसी के सरफेस पे, सॉरी अंदर नहीं, आरबीसी के सरफेस पर ए एंटीजन प्रेजेंट है। अब उसके ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसका जो बाकी जो ब्लड में एंटी बॉडी बी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसकी बॉडी में एंटीजन तो ए प्रेजेंट होगा, बट एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप के लोगों में उनकी आरबीसी में सरफेस पर बी एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और बी एंटीजन अगर उनकी बॉडी में प्रेजेंट है आरबीसी के ऊपर, देन उनके जो ब्लड में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, एंटीबॉडी ए। ओके, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट ए बी ब्लड ग्रुप। मतलब कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनके आरबीसी में ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीजन भी हैं एंड बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो इनके जो ब्लड के अंदर कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, 0, नील। इनके ब्लड में कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, अब ओ ब्लड ग्रुप की बात करें तो इनके आरबीसी में कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन इनके ब्लड के अंदर 2 तरह की एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि यार अगर बी ब्लड ग्रुप का इंसान है तो उसे ए ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड नहीं लेना चाहिए, उसको बी से ही लेना चाहिए, या फिर वो ओ से ले सकता है। तो हम समझते हैं कि इस तरह से क्यों रेस्ट्रिक्शन है कि पर्टिकुलर अगर ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है तो वो अपने ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही लेगा या फिर ओ से लेगा। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, अगर उसको कोई इंजरी हो गई और ब्लड की नीड है, और अगर मान लो उसने बी ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड अपने अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो फिर क्या होगा कि उसकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट है, देखो ए एंटीजन प्रेजेंट है और एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है। एंटीबॉडी का फंक्शन क्या होता है, देखिए एंटीबॉडी जो है वो एक तरह का एक ऐसा प्रोटीन है, ठीक है, वो एक तरह का एक ऐसा प्रोटीन है जो कि कोई भी एंटीजन अगर बॉडी में इंट्रोड्यूस होता है ना, तो वो इसके रिस्पॉन्स में रिलीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है, फाइट करनी है कोई भी न्यू पार्टिकल से जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। ठीक है, अब जैसे मान लो एंटीजन मैंने आपको समझाया कि जो कि आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, तो ये ए बी और ए बी जितने भी एंटीजन ये तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ही सही, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल हैं जैसे मान लो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो इन सबको भी हम एंटीजन ही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारी बॉडी में जब एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो अब जो एंटीबॉडी है वो क्या करती है, डिफेंस करती है। मतलब कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में आया तो उसको क्या कर देगी, किल कर देगी।
ठीक है। अब मान लो ए ब्लड ग्रुप वाली व्यक्ति में बी ब्लड ग्रुप का जो ब्लड है वो इंट्रोड्यूस हो गया है। अब इसकी बॉडी में क्या होगा, देखिए इसकी बॉडी में प्रेजेंट है एंटीबॉडी बी, ठीक है। तो अब जैसे ही बी ब्लड ग्रुप आया तो बी ब्लड ग्रुप के साथ उसमें क्या चीज आएगी, एक ऐसी आरबीसी जिसके अंदर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अरे ये तो एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि बी के लिए खतरनाक है, ठीक है। तो अब जैसे ही ए ब्लड ग्रुप वाले के अंदर एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है और उसके ही ब्लड के अंदर हमने बी ब्लड ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया जिसकी आरबीसी में बी एंटीजन है, तो क्या होगा, ये एंटीबॉडी जो है बी जो ए ब्लड ग्रुप वाले की जो एंटीबॉडी बी है वो ये जो आरबीसी इसको क्या कर देगी, किल कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। क्योंकि ये एंटीबॉडी बी है और ये एंटीजन बी है, एंटीबॉडी का काम है किसी भी चीज को खत्म करना, इसलिए इसने किसको खत्म कर दिया, मतलब जो ऐसी सेल जिसके अंदर क्या है बी एंटीजन प्रेजेंट है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। अब व्यक्ति के अंदर हमने ब्लड इसलिए चढ़ाया था क्योंकि उसको ब्लड की कमी थी, बट अब क्या होता है कि इसके अंदर ब्लड की कमी और ज्यादा हो जाती है क्योंकि जो हम ब्लड चढ़ा रहे हैं वो तो ब्लड उसके अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि जैसे ही ब्लड उसके अंदर गया उसके अंदर की जितनी भी ब्लड के अंदर आरबीसी उन सबको किसने खत्म कर दिया, उसके ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट एंटीबॉडी बी ने, ठीक है। इसी तरह ऐसे होता है कि अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को आप ए का ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो उसकी बॉडी में कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, एंटीबॉडी ए। तो अगर मान लो ए ब्लड ग्रुप वाला आएगा तो उसके जो आरबीसी के अंदर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, वापस से इसकी बॉडी एक्टिव हो जाएगी बी वाले की, और ये जो एंटीबॉडी ए है ये जो एंटीजन ए है इसको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, ठीक है। अब ए बी ब्लड ग्रुप वाला है, अब ए बी ब्लड ग्रुप वाले में आप किसका ब्लड चढ़ाओगे, ए का ब्लड चढ़ाओगे तो क्या चीज होगी। अब देखिए इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है तो अब इसकी बॉडी में तो कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट ही नहीं है। अब एंटीबॉडी अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप ए का ब्लड ग्रुप इसके अंदर चढ़ाओ तो इजीली चढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि कोई एंटीबॉडी जो है वो ए के खिलाफ प्रेजेंट नहीं है। बी ब्लड ग्रुप चढ़ा वो भी अच्छे से चढ़ जाएगा, उसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी बी को मारने वाली नहीं है, ठीक है। ओ का ब्लड ग्रुप चढ़ाओ तब भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ओ की सरफेस पे तो कोई एंटीजन ही नहीं है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब इसकी बॉडी में कोई एंटीबॉडी नहीं है लड़ने के लिए, तो आप इसको कैसा भी ब्लड चढ़ा सकते हैं। इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप वालों को कहा जाता है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ऐसे लोग जो कोई भी ब्लड ग्रुप वालों का ब्लड ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें ओ ब्लड ग्रुप की, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप वाले ऐसे लोग हैं उनके आरबीसी के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उनके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी ए भी रहती है और एंटीबॉडी बी भी रहती है। इसका मतलब है कि ओ ब्लड ग्रुप वाले को आप ए ब्लड ग्रुप अगर चढ़ाते हैं तो एंटीबॉडी ए इसको खत्म कर देगी, बी चढ़ाते हैं तो एंटीबॉडी बी इसको खत्म कर देगी, ए बी चढ़ाते हैं तो फिर एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों अपना काम करेगी और इस आरबीसी को खत्म कर देगी। मतलब ओ ब्लड ग्रुप वालों को सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप जो है उसका ही ब्लड चढ़ सकता है, इसलिए इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। अब इसको यूनिवर्सल डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ब्लड जो है, ये ए ब्लड ग्रुप वाले लोग जो हैं वो तीनों ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड दे सकते हैं, ठीक है। इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं भाई, क्योंकि इसकी आरबीसी के अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वो किसी भी एंटीबॉडी को एक्टिव नहीं करेगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एज मच एज पॉसिबल, और ऐसे कुछ टॉपिक्स जिन पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन।